हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर आया हूं नई वीडियो जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा टॉपिक जो कि आपका नीट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पेपर में इस बार भी आया था। 2023 के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं एक छोटी सी वीडियो में, जिसमें कि हम समझेंगे प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस कैसे होता है। और जी हाँ, टॉपिक का नाम तो बताया नहीं है, टॉपिक का नाम है केल्विन साइकिल, जिसे आप C3 साइकिल कहते हो। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्या होता है, कहाँ चलता है, कैसे होता है, फिर हम पूरे प्रोसेस को कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो भाई देखिए, बात है ऐसे, टॉपिक का नाम लिख देते हैं पहले सम्मान में थोड़ा सा। टॉपिक का नाम है केल्विन साइकिल। क्या नाम है? केल्विन साइकिल। तो एक साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, जिन्होंने कुछ एल्गी पर काम किया था। उस एल्गी का नाम है, सवाल ये आएगा कि इन्होंने किस एल्गी पर काम किया था। इन्होंने क्लोरेला नाम के, एंड एक एल्गी और है स्कैंडेस्मस, इस एल्गी पर इन्होंने काम किया था। इस एल्गी पर काम करने के बाद इन्होंने बताया था कि भाई साहब ऐसा है कि कार्बन जो एटमॉस्फेयर से निकलता है, CO2, उस CO2 का पाथ क्या होता है, यानी वो CO2 किस किस इंटरमीडिएट से होता हुआ फूड में पहुंचता है, कैसे कार्बन का फिक्सेशन होता है। तो इसके लिए इन्होंने जो है कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसे कार्बन 14 को यहाँ पर रेडियो आइसोटोपिक यूज किया। और इसके जो है मतलब इससे इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से कार्बन जो है पहुँचता हुआ किस किस इंटरमीडिएट से होता हुआ आगे बढ़ता है। मतलब पूरा पाथ ऑफ कार्बन बताया कि एटमॉस्फेयर से लेकर के प्लांट में जो फूड बनता है वहाँ कार्बन कैसे पहुँचता है। तो एक्चुअली इसे हम कहते हैं कार्बन का फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन पढ़ेंगे। तो कार्बन फिक्सेशन दो तरह से होता है, एक C3 साइकिल में होता है, एक C4 साइकिल में होता है, एक कैम पाथवे होता है। यहाँ हम C3 साइकिल को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका सभी ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, जितने धरती पर फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं उनमें आपका ये वाला पाथवे चलता है, वेदर दे आर C4 और कैम और C3 प्लांट, कहीं भी हो, कैसे भी हो, सभी में ये C3 साइकिल चलती होती है। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। तो एक क्वेश्चन हमारा बन गया, कौन सी एल्गी पे काम किया था उन्होंने। एक बन गया कार्बन का कौन सा आइसोटोप लिया था, C14 लिया था। एक बन गया आपका सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में ये होता है। एक क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ से, इसमें एक मेन एंजाइम जो है वो कौन सा होता है, वो एंजाइम है आपका रूबिस्को। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है भाई जो कि आपका कार्बन का फिक्सेशन तो करता ही है, मतलब इसके पास दो काम करता है। ये दो कैटालिटिक यूनिट है इसके पास। एक में तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाता है, यानी CO2 को फिक्स करता है। दूसरा में ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी दिखाता है, यानी कि ये ऑक्सीजन भी पकड़ता है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। दो केस हो गए, रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। इसका काम हम आगे पढ़ेंगे। मेन काम इसका हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका कार्बन का फिक्सेशन। तो ये वाला सवाल भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना बात। चलिए अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली जो आपका एक क्लोरोप्लास्ट होता है, आपको बता दूं, जो कि आपका डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होता है, आपको पता है। उसके अंदर आपको पता होगा, उसके अंदर आपको ग्रैनम मिलती है, जो कि आपकी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं, थैलेकॉइड, वो मिल के ग्रैनम बनाती हैं। और एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से स्ट्रोमा लैमेली से जुड़ी रहती है। और इसके बाहर जो फ्लूइड होता है, जो कि यहाँ पर भरा हुआ, जो उसका जो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस पाया जाता है, दैट इज़ द स्ट्रोमा। वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। तो यहाँ दो हिस्से आपके क्लोरोप्लास्ट के होते हैं। एक हिस्सा आपका है ग्रैनम वाला पार्ट और दूसरा हिस्सा आपका है स्ट्रोमा वाला पार्ट। तो भाई अपन दो केस, पहले वाला केस तो ये होता है कि लाइट आती है, लाइट एनर्जी जो है ट्रैप की जाती है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं ग्रैनम में यहाँ पर हम लाइट एनर्जी से ATP बनाते हैं और एक रिड्यूसिंग पावर दैट इज़ NADPH2 बनाते हैं। तो उसके लिए हमने लाइट रिएक्शन वाली एक वीडियो बनाई थी, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो आप जा करके देख लेना, ठीक है ना बात। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वहाँ ATP कैसे बनता है, NADPH2 कैसे बनता है लाइट रिएक्शन में। समझ रहे हो बात को? मतलब लाइट वाला पार्ट जो है वो ग्रैनम में चलता है। अब एक दूसरा पार्ट जिसमें कि इन दोनों का यूज होगा, ATP का और NADPH2 का, जो कि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट होती हैं, वो वाला प्रोग्राम आपका स्ट्रोमा में चलता होता है। क्योंकि डायरेक्ट लाइट का स्ट्रोमा में यूज नहीं होता, मतलब डायरेक्ट जो CO2 होती है एटमॉस्फेयर की, उसका फिक्सेशन जब होता है स्ट्रोमा के अंदर, तो वहाँ पर डायरेक्ट लाइट का यूज नहीं होता है। इसीलिए उस पार्ट को जो आप पढ़ रहे होते हो, केल्विन साइकिल को, हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन मतलब उसमें लाइट का डायरेक्ट यूज़ नहीं है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भैया ये रात को होता है। हाँ, हालांकि ये शाम के टाइम
अगर लाइट चली जाती है मतलब, तो उसके थोड़ी देर बाद तक चलता रहता है, क्योंकि उसके बाद ATP और NADPH2 थोड़ा तो बचे रहेंगे, है ना। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से ATP खत्म हो जाएगा। तो ATP NADPH2 जब तक चलेगा तब तक ये काम चलता रहता है। समझ आए ना मेरी बात को। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोमा में चलने वाली केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, डार्क रिएक्शन जिसमें कि कार्बन का फिक्सेशन रुबिस्को एंजाइम की मदद से होता है, उसको टॉपिक को कवर करेंगे। समझ आई बात। चलिए देखते हैं होता क्या है। तो भैया होता ये है, इस फ्लो चार्ट को आप देखोगे समझोगे। होती बात ये है, सबसे शुरू हम यहाँ से करने वाले हैं। यहाँ आपके एक चीज़ लिखा हुआ है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो कि आपका एक 5 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 5 कार्बन की शुगर है, जो कि एक कीटोज शुगर है, एल्डोज शुगर नहीं है। एल्डोज शुगर होती तो फिर एल्डिहाइड होती है, कीटोज शुगर है। ये सवाल बनता है, पेपर में आता है कि इनमें से कौन एक कीटोज शुगर है, तो आप बताओगे राइबुलोज एक कीटोज शुगर है। अब राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो 5 कार्बन की शुगर है, इसका फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द ATP लगने के बाद यहाँ एक ADP बनता है, और ये ATP अपनी फॉस्फेट इसको दे देता है, जिसमें कि एंजाइम लगता है आपका फॉस्फोराइबोकाइनेज। तो फॉस्फोराइबोकाइनेज देखो यार, जहाँ फॉस्फेट का काम होता है वहाँ आप आँख मीच के काइनेज लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। जहाँ भी ATP लगता होता है ना, वहाँ काइनेज लगा दो, चक्कर खत्म, सीधा सीधा लगा दो काइनेज। तो अभी क्या हुआ, एक ATP का यूज हुआ। आप ध्यान रखना कितना ATP, एक ATP में लगा रहा हूँ, एक ATP का यूज हुआ, और आपका ATP ने अपनी फॉस्फेट दे दी, और वो फॉस्फेट चली गई राइबुलोज के पहले कार्बन के पास, और कंपाउंड बन गया राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। तो अभी अपन के पास ये है। तो यहाँ से कुछ सवाल आएंगे। सवाल नंबर 1, कौन वो कंपाउंड होता है जो एटमॉस्फेरिक CO2 को एक्सेप्ट करता है, यानी कि CO2 एक्सेप्टर कौन है यहाँ C3 साइकिल में। CO2 एक्सेप्टर है आपका ये। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आएगा CO2 एक्सेप्टर में कितने कार्बन होते हैं, आपका आंसर होगा 5 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि CO2 को एक्सेप्ट करता है। समझ गए ना बात। अब यहाँ CO2 को एक्सेप्ट कराने का काम किनका है भाई साहब, रुबिस्को का। एक बात मैं यहीं बताता हुआ चलता हूँ आपको भाई, अगर ये CO2 कम हुई और ऑक्सीजन ज़्यादा हुई, तब आपका जो रुबिस्को है वो अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाएगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। क्लियर है ना माइंड में। जब अगर O2 ज़्यादा हो जाए और CO2 कम हो जाए, और उस समय पर आपका जो रुबिस्को है वो कार्बन फिक्सेशन नहीं करेगा, फिर वो O2 पकड़ेगा। क्लियर है ना बात। उसके बाद में फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो देख लेना आप चैनल पर आकर के, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान रखना। अभी क्या है, इसने CO2 पकड़ लिया, मान लो CO2, मान लो एक CO2 है यहाँ पर, एक CO2 हम देख लेते हैं। एक आपका था 1 मोल, इसका मान लेते हैं 1 मोल आपका इसका है राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट का। इसका 1 मोल एक CO2 पकड़ता है। 5 कार्बन का ये कंपाउंड है, कार्बन हो गए 6, एक CO2 में है और 5 इसमें है। 6 कार्बन होने के बाद आपके पास बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मोल बनेंगे, क्योंकि भाई कार्बन हो गए 6 और आपका ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आफ्टर द कार्बन फिक्सेशन पहला स्टेबल प्रोडक्ट आपका 3 कार्बन का है, इसलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। समझ आई बात। पहला स्टेबल प्रोडक्ट, इसके बीच में इंटरमीडिएट बने होंगे कुछ, ठीक है, बन गया होगा जो बन गया होगा, पर पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का है, इसलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। सवाल आता है पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, आप बताओगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, 2 मोल इसके बन गए, मतलब एक CO2 फिक्स हुई तो 2 मोल आपके 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बने। अब आपका दोबारा सेकंड फॉस्फोरिलेशन होगा, उसके बाद यहाँ फिर से ATP लगेगा। अब की बार हम 2 ATP बोलेंगे, क्योंकि यार 2 आपके मोल हैं, तो 2 ATP खर्च हुए और आपका बन गया ग्लिसरेट 1,3 बाईफॉस्फेट या फिर 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना। तो या फिर आप कह सकते हो 1,3 बाई PGA, ये कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ग्लिसरेट 1,3 बाईफॉस्फेट। एक ही बात है। समझ आई ना बात। चलो, फिर आपका क्या होगा, इसका हो गया रिडक्शन, क्योंकि आपने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में हमें क्या मिला है, NADPH और ATP। तो अभी तक आपने ATP का तो यूज देखा है पीछे, पर अब आप NADPH का यूज भी देखो। NADPH आपका अब यूज होगा, इट विल रिड्यूस द ग्लिसरेट, इट विल रिड्यूस द 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट या फिर ग्लिसरेट 1,3 बाईफॉस्फेट। इसको रिड्यूस करके ये बना देगा ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बना देगा, ग्लिसरल्डिहाइड बना देगा, इसको रिड्यूस करके। और ये ग्लिसरल्डिहाइड आपका 3 कार्बन का
सबसे छोटा शुगर है C3H6O3 ग्लिसरॉल्डिहाइड को कहते हैं। और ये 3 कार्बन का होगा, ये ध्यान रखोगे, क्योंकि जो पिछले वाला है वो भी आपका 3 कार्बन का था और 3 ही कार्बन का अब आगे बनेगा। ध्यान रखना यहाँ पर जो पहले वाले कार्बन की फॉस्फेट थी ना, ये वाली 1,3 बाईफॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज हो जाती है। अगर इसके 2 मोल थे तो 2 ही फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होगी और अब आपके आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मोल बने हैं। समझ आई मेरी बात? कितने बने हैं? 2 मोल। तो यार एक बात आप समझो, अगर हम जो है एक CO2 को फिक्स करते हैं, अगर हमने एक CO2 फिक्स किया है तो हमारे पास 2 मोल ग्लिसरॉल्डिहाइड के बने। एक CO2 के फिक्सेशन के बाद आपके पास 2 मोल ग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉर्म हुए। समझ आई ना बात? अगर आप जो है 6 CO2 फिक्स करोगे तो आपके पास 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड बनेंगे। क्लियर ना बात? और 6 CO2 हमें फिक्स करनी क्यों है? क्योंकि यार अगर आप इस साइकिल में से, पूरी साइकिल से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लोगे, समझ रहे हो, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर निकालना है आपको इसके अंदर से, तो इसमें सीधा सीधा ये है कि भैया एक ग्लूकोज निकालोगे तो 6 कार्बन हो गए ना, तो 6 डालो भी, तो मतलब 6 बार ये साइकिल चलेगी, तब जा करके आप इसके अंदर से एक ग्लूकोज को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है ना बात? तो अपन एक के हिसाब से अभी हमने बनाया था सब कुछ। अगर हम इसको 6 के हिसाब से देखें तो आप समझने की कोशिश करना, 6 के हिसाब से हर चीज़ चलेगी 6 में। मान लो यहाँ पर आपका ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट था, इसके कितने मोल ले लेंगे हम? 6 मोल। समझ आई मेरी बात? फिर इसके भी हम कितने मोल ले लेंगे? 6 मोल। CO2 अपन कितने डालेंगे? 6। यहाँ पर ये कितना लेंगे? 12 हो जाएंगे। ATP कितना लेंगे? 12, फिर से 12। और ये कितना बनेंगे? 3 कार्बन के, इसके भी 12 मोल बनेंगे। और यहाँ भी कितना बन जाएगा आपका? 12 फॉस्फेट बाहर निकलेंगी और 12 ही मोल आपके बन जाएंगे इसके ग्लिसरॉल्डिहाइड के। समझ आई ना बात? और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं, अगर ऐसे 2 जोड़ दे तो आपका क्या बन जाएगा? एक ग्लूकोज। तो यहाँ हम इन 12 मोल में से 2 मोल को हम कह देते हैं कि 2 मोल यहाँ से शुगर बनाने में चले जाएंगे। समझ आई? देखो अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, अगर मैं कहूँ यहाँ से 12 मोल थे तो 12 में से मैं सीधा सीधा बताऊँ, अगर 2 मोल इसके चले जाएंगे यहाँ निकल करके, जो कि आपके यहाँ ग्लूकोज या फिर शुगर बनाने में काम आएंगे, तो बाकी के 10 मोल इस इतने सारे कन्वर्जन्स के बाद वापस से राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बनाते हैं। होता देखो क्या है, पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा। ये आपको याद नहीं करना है कुछ भी, बिल्कुल भी। देखो यहाँ ये DHAP है, ये भी आपका 3 कार्बन की सबसे छोटी शुगर है। ये यहाँ पर आपका आइसोमेरेज एंजाइम लगेगा, वो इसको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये निकल जाएगा बाहर और ये आपका सुक्रोज की बायोसिंथेसिस में काम आएगा। ये यहाँ से कन्वर्ट होगा, इसका 1 मोल और आएगा पीछे से, वो ये बनाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। यहाँ से निकलेगा 1 फॉस्फेट, बचेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये जाएगा फ्रक्टोज यहाँ बाहर और ये स्टार्च की सिंथेसिस में काम आएगा। क्लियर ना बात? तो हमें यहाँ स्टार्च की सिंथेसिस वगैरह नहीं सीखनी है, हमें सीखना है इसके 12 मोल में से 2 मोल चलेंगे शुगर बनाने में, बाकी के 10 मोल रीजनरेट करते हुए, कार्बन का एक्सचेंज करते हुए, ये सब शुगर्स मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट बनाते हुए वापस घूम के आते हैं और आपका राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बनाते हैं, जिसमें कि ये स्टेप जो है आपका, ये रीजनरेशन का स्टेप है, जिस स्टेप में आपका 1 ATP लगा है। अब देखो 6 मोल थे तो यहाँ कितने ATP लगेंगे? 6 ATP लगेंगे और 6 ADP बनेंगे। समझ आई मेरी बात? तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे इस पूरे केस में, पहला स्टेप हुआ ये यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन वाला, इसको हम बोल देंगे कार्बोक्सिलेशन हुआ है। कार्बोक्सिलेशन के बाद आपका ये फॉस्फोरिलेशन हुआ है। अगर हम देखें ऐसे ही, फॉस्फोरिलेशन के बाद ये रिडक्शन हुआ है, यहाँ NADPH लगा है और ये वापस रीजनरेशन हुआ है यहाँ पर। समझ आई बात? तो रीजनरेशन में भी 6 ATP लगे हैं 6 मॉलिक्यूल के लिए, एक के लिए 1 लगेगा। और कार्बोक्सिलेशन में फिर आपका 6 CO2 यूज हुआ और यहाँ पर आपका 12 ATP लगे 6 मोल के लिए। तो अगर आप 1 के लिए देखोगे तो यहाँ पर लगेंगे 2 और पीछे लगेगा 1। और या फिर आप 6 के लिए देखो, क्योंकि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है पूरे सीन में से, तो उसके लिए आपको 6 बार इस साइकिल को रन करना पड़ेगा। 6 बार रन करने के लिए आपका जो पूरा खर्चा आएगा वो अगर हम देख ले तो भाई 6 बार रन करने के लिए मान लो 1 ग्लूकोज के लिए हम लिखते हैं 1 ग्लूकोज बनाना है, तो 1 ग्लूकोज के लिए साइकिल चलेगी 6 बार, 6 साइकिल।
और इसमें 18 ATP लगेगा टोटल और 12 NADPH2 लगेगा। यही बात अगर आपको 3 के लिए पूछा जाए तो 9 ATP, मतलब 3 कार्बन फिक्स करना हो, अगर C3 3 कार्बन फिक्स करना हो तो 9 ATP और 6 NADPH2 लगेगा। इसी तरह से अगर आपको 1 कार्बन फिक्स करना हो CO2 तो 3 ATP टोटल खर्चा आएगा और आपका 2 NADPH2 लगेगा। तो यार ये सवाल नीट में इस बार आया था, ये वाला क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था। आसान था, कोई चक्कर नहीं था, फिर भी ध्यान रखना था। ध्यान रखना है अगर अलग से रीजनरेशन में पूछा जाएगा तो रीजनरेशन में 1 मोल रीजनरेट करने में राइबुलोज 1,5-फोस्फेट का, जो कि आपका 5 कार्बन का शुगर है, 1 ATP लगता है। 6 मोल में 6। क्लियर है ना बात? तो ये गणित जो थोड़ा सा है, नंबर ऑफ कार्बन्स का, नंबर ऑफ ATP और NADPH2 का, ये ध्यान रखना है। और ये पूरी रिएक्शन जो है आपकी चल रही होती है स्ट्रोमा में, क्योंकि यहाँ पहला कार्बन फिक्स होने के बाद 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। इसीलिए इस साइकिल को अपन C3 साइकिल कहते हैं, जिसमें कि आप लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट जो थी NADPH2 और ATP, उनका यूज करते हैं। उन दोनों का यूज करके आपने कार्बन को फिक्स किया है और यहाँ पर आप बायोसिंथेसिस वाला पार्ट होता है उसको हम यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं। इसी में से निकल करके वापस से बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज होती है, या फिर अगर ज़रूरत होती है तो स्टार्च की बायोसिंथेसिस होती है। इतना ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है, ठीक है ना बात? तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप 1-2 बार इसको ज़रूर देखें, 2-3 बार में समझ आ जाएगी। और ध्यान रखना सवाल जो है वो ये वाला आएगा आपका, जो कैलकुलेशन वाला है, मतलब कितने ATP, कितना खर्चा कहाँ लगेगा, यही बहुत बार पूछते हैं। या फिर स्टेबल कंपाउंड, या फिर आपका प्राइमरी जो एक्सेप्टर उसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं। रूबिस्को का काम क्या होता है, रूबिस्को कहाँ पाया जाता है? यार जब ये साइकिल स्ट्रोमा में चल रही है तो रूबिस्को कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा ना, ठीक है ना? ये वाली बात आप ध्यान रखना। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी वीडियो अगर आपको बनवानी है किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिख सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बना कर दूंगा। साथ ही साथ आपको अगर NCERT मेरे द्वारा पढ़नी है लाइन टू लाइन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा NCERT की प्लेलिस्ट का। वहाँ पर मैं NCERT पढ़ा रहा हूँ लाइन टू लाइन, कंसेप्चुअल तरीके से सारी बातें बताता हुआ, जो कि पेपर में आने वाली हैं। तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी और ज़रूर देखिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।